वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 69 बीपीएससी और 70 बीपीएससी के संदर्भ में बिहार जनगणना 2011 के से संबंधित जो भी प्रश्न है, शॉर्ट ट्रिक आप लोग इसमें बारे में हम बात करेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे, जिससे अपने स्वयं को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या है, गूगल प्ले स्टोर से एप्पल स्टोर पर डाउनलोड कीजिए युक्ति आईएएस को, और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज आप लोगों को अभी वीकली मिल रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, डेली आपको इससे रिलेटेड चीज़ें अपलोड करेंगे, जिससे आपको है ना एग्ज़ाम में अधिकतम अंक प्राप्त किया जा सके। और यह आपको 9 PM में वीडियो अपलोड होता है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप इसका लाभ लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे बात करने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए युक्ति आईएएस को, और सपोर्ट कीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बहुत सी चीज़ें आप लोग को मिलेगी, जैसे टेस्ट सीरीज है, बाईलैंग्वेज टेस्ट सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए और ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित। तो इसका आप लोग लाभ ले सकते हैं, और इसके और लोगों को, अपने मित्रों को, सहपाठियों को इसकी जानकारी भी दे सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर या तो युक्ति टाइप कीजिएगा, हमें वहाँ पाइएगा, या तो इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं आप गूगल स्कैनर से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार जनगणना के संदर्भ में। तो कुछ चीज़ें पहले हम जानकारी ले लेंगे कि बिहार जनगणना के संदर्भ में अगर हम आगे बात करें तो उससे पहले केंद्र के स्तर पर कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, या कुछ टर्मिनोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। तो हम उसके संदर्भ में पहले बात कर लेंगे, उसके बाद जस्ट 2 से 5 मिनट में हम कवर कर लेंगे इसको। उसके बाद बिहार जनगणना के संदर्भ में बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा, भारत की जनगणना के संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं, उसको हम लोग जान लेंगे। भारत जनगणना है ना, उसके बाद भारत की जनगणना होगी तो हम लोग उस पर स्पेशली बात कर लेंगे। पहले तो याद रखिएगा, भारत की जनगणना जो हुई थी 2011 की जो थी, वो 15वीं जनगणना थी। सबसे पहले तो इस तरह याद रखना, तो ये भी बिहार के भी सेम टू सेम होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि इसका नारा क्या था। नारा दिया गया था, हमारी जनगणना, जनगणना हमारा भविष्य। याद रखना है, हमारा भविष्य याद रखना है, यह आपको नारा दिया गया था। तीसरी बात याद रखनी है कि किस अनुच्छेद के तहत देश में जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के तहत दिया जाता है। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद आपको 246 के तहत, अर्थात 246 के तहत आपको 7वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची जो के तहत संघ सूची के जो विषय हैं उसमें आपको क्रम संख्या उसका याद रखिएगा 69, क्रम संख्या 69 जो विषय है आपको भारतीय जनगणना के संदर्भ में बात करता है। तो 7वीं अनुसूची कम से कम याद रखिएगा, और संघ सूची कम से कम याद रखना आपको। नेक्स्ट बात किया जाए, अगर हम इधर एक और स्लाइड बना लेते हैं तो यहाँ याद रखिएगा, इसके संदर्भ में याद रखिएगा, जो शुंभकर था इसका क्या था। शुंभकर जो मस्कट हम लोग बोलते हैं, शुंभकर याद रखिएगा। शुंभकर याद रखिएगा, परनगक शिक्षिका, अर्थात एक आपको टीचर थी, कार्टून की टीचर इनको बनाया गया था, शिक्षक, उनको प्रगणक शिक्षिका, हाथ में आपको डायरी ली हुई थी, और भी चीजें आपको ध्यान रखिए। ये 2 चरण में हुआ था, यह जनगणना क्या था, 2 चरणों वाला जनगणना था। तो याद रखिएगा, पहले चरण में क्या लिया गया था, आवासीय लिया गया था, आवास से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई थी, सूचीकरण किया गया था, आवासों का गणना किया गया था, सूची बनाई गई थी, गणना की गई थी। और जिसका कार्य कब हुआ था, याद रखिएगा, अप्रैल से सितंबर आपको 2010। अब इतना पुराना क्यों याद रखना, अभी तक जनगणना पुनः 2021, आपको 10 साल बाद जनगणना होता है, तो 2021 की जनगणना नहीं हुई, क्योंकि उस समय कोरोना का काल चल रहा था। तो फिलहाल जब तक नहीं होता है तब तक हमको यही आंकड़े याद रखने हैं, उसके बाद जैसे ही आएगा नया आंकड़ा हमें याद करना होगा। द्वितीय चरण में याद रखिएगा, एक चरण हो गया, द्वितीय चरण इसका कब किया गया था, यह आपको इसमें किया गया था व्यक्तियों की गणना, अर्थात जनसंख्या जो थी उसकी गणना की गई थी, क्या है नहीं है, इससे संबंधित सभी पहलुओं की जांच की गई थी। अब याद रखिएगा, आपको
यह है ना 9 से लेकर 28 फरवरी 2011 तक, यह 2011 तक यह किया गया था। इसे भी याद रखना है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो मैसेज ड्रॉप कीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ खास टर्मोलॉजी की बात करेंगे, उससे बाद हम लोग कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। तो इतिहास आप इसका जानिए, जनगणना का इतिहास जानना है सबसे पहले। तो जनगणना का इतिहास के संदर्भ में याद रखिएगा, हमको सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र से भी पता चलता है। कौटिल्य, ठीक है ना, कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र। जानकारी होनी चाहिए राजा को अपने लोगों के बारे में, राज्य के बारे में, वहां से जानकारी मिलती है। दूसरा याद रखना है आपको, अकबर के जो अब्दुल फजल का जो आईने अकबरी था, अब्दुल फजल याद रखिएगा, फजल, उसका आईने अकबरी, आईने अकबरी, अकबरी में भी हमें जनगणना से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। जनगणना के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त होती, उल्लेख मिलता है। अगर हम मॉडर्न युग में बात करें, मॉडर्न इरा की बात करें, या आधुनिक संदर्भ में हम बात करें, आधुनिक पद्धति से जो आपको जनगणना की गई थी, आधुनिक पद्धति से, तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सर्वप्रथम स्वीडन याद रखना है, स्वीडन में प्रारंभ किया गया था। यह आपको 1749 के आसपास प्रारंभ किया गया था। 1904 याद रखिए, 1949 में याद रखना है। इसके बाद दशकीय अगर बात करें हम, यह जनगणना प्रथम जनगणना के तौर पर जानते हैं। प्रथम जनगणना जो आधुनिक तौर पर किया गया था, ठीक है ना, आधुनिक पद्धति से। अगर हम 10 वर्षीय जो अभी जनगणना की जो पद्धति है उसकी बात करें, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था जनगणना? सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुआ था? 10 वर्षों में, जो लगातार 10-10 वर्षों के बीच में किया जाता है, ये सबसे पहले आपको अमेरिका में किया गया था। याद रखना है, अमेरिका में किया गया था। तो यह दशकीय जनगणना कहलाया था। क्या कहलाया था? दशकीय जनगणना। और कब कराया गया था? 1890 में आपको कराया गया था। तो जिसे हम लोग दशकीय जनगणना भी कहते हैं, है ना। हम लोग अपने संदर्भ में भी देखते हैं ना। अब हम इंग्लैंड से, उस समय हमारा इंग्लैंड आपको, हमारे देश में आधिपत्य था उसका, औपनिवेशिक शासन था। तो इंग्लैंड में सबसे पहले कब हुआ, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इंग्लैंड में सबसे पहले याद रखिएगा 1801 में कराया गया था सर्वप्रथम, जहां पर पहली बार जनगणना हुई थी। और भारत में अगर हम बात करें, नोट करके स्टार करके रखिएगा यहाँ, अगर भारत में हम जनगणना की बात करें तो पहली बार जनगणना आपको लॉर्ड मेयो के शासन काल में कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और प्रत्येक 10 वर्षों के कालक्रम के बाद, अगर हम बात करें कालक्रम के बाद, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के बाद अगर प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले लॉर्ड रिपन के काल में कब किया गया था? 1881 से प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना है, कुछ वर्षों के बीच एक दो जनगणना का छोड़ देने, उसके बाद लगातार आपको जनगणनाएं हो रही हैं। इसके बाद याद रखिएगा, जब 1872 से, अगर हम मान लें 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक 1872 से लेकर अब तक कितनी बार हो चुकी है? जो 2011 लास्ट है, तो यह 2011 का कौन था? 15वीं जनगणना था। 2011 का जो जनगणना किया गया वो भारत का 15वीं जनगणना था। और स्वतंत्र भारत का याद हम रखें, स्वतंत्र भारत का याद रखना, स्वतंत्र भारत का यह 2011 की जो जनगणना थी वो 7वीं जनगणना थी। 7वीं कितनी? 7वीं जनगणना थी 2011 का। ठीक है, तो आपसे यह भी पूछ सकता है जो अगला जनगणना होगा कितनी होगी? तो 8वीं हो जाएगी। और टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी हो जाएगी? तो 16वीं हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है, अब कुछ टर्मोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे टर्मोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व तो आपको जानकारी रखनी है कि जनसंख्या घनत्व तो होता क्या है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो याद रखिएगा यह कि जनसंख्या घनत्व का हम अर्थ इस संदर्भ में समझते हैं कि किसी
देश या क्षेत्र विशेष, याद रखिएगा क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष के प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा क्या, प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम किलोमीटर कर दें, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों का क्या है, संख्या है, व्यक्तियों की संख्या है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इससे फॉर्म में अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, देश या क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, कुल जनसंख्या क्या है, यह देश में निकलेगा, राज्य में निकलेगा, पंचायत में, गांव में, सब जगह निकलेगा ना, इसलिए उसके बाद याद रखिएगा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, यह आप लोग को सूत्र याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अभी हम इसे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको देश का जनसंख्या घनत्व निकालना है तो ऐसे ही कुल देश की जनसंख्या हम ले लेंगे, उसका देश का कुल क्षेत्रफल ले लेंगे। फिर हमको राज्य का निकालना है, राज्य बाय राज्य हम लोग निकालना हर प्रत्येक राज्य का, तो ऐसे ही कुल राज्य की जनसंख्या में जैसे बिहार का, यूपी का, झारखंड का, ऐसे महाराष्ट्र का ऐसे निकाल सकते हैं, कुल क्षेत्रफल उसका ले लेंगे। उसके बाद हम जिला का निकालेंगे, तो इससे भी हम लोग क्या करना है, जिला से भी कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल बराबर जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। इसी तरह गांव की भी हम लोग निकाल सकते हैं, पंचायत भी निकाल सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला यही है। ठीक है, ट्रिक आपको याद रखना है। या चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जैसे आपको क्या है, लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे हम लोग बोलेंगे, लिंगानुपात। यह इसलिए जरूरी है ना कि आगे आपको ये सब अभी बिहार की जनगणना में काम देगा, तो इसलिए इसे पहले कवर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये उस फॉर्मेशन को कहते हैं जब प्रति 1000, याद रखिएगा 1000 पुरुषों की तुलना में, पुरुषों की तुलना में क्या है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं या स्त्रियों, इसको बोल सकते हैं आप लोग, स्त्रियों की संख्या कहा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंगानुपात करेंगे। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि पुरुष ही क्यों लिया जाएगा, महिला क्यों नहीं लिया जाएगा। तो शुरुआती दौर से ही हमेशा ही महिलाओं की संख्या कम रही है पुरुषों से, इसलिए अगर अधिक रहता तो यहाँ पर महिला हो जाता, पुरुष नीचे हो जाता। तो लिंगानुपात को हम लोग इस तरीके से, क्योंकि अनुपात में पुरुष अधिक रहे हैं और महिलाएं कम रही हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, बस ध्यान यह रखना है। अब लिंगानुपात अगर हम जानकारी प्राप्त करें, अगर फॉर्मूले के तौर पर लिंगानुपात, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो देखिएगा यहाँ, स्त्रियों की कुल संख्या या महिलाओं की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या, क्योंकि जो अधिक कम रहेगा ऊपर रहेगा ना, फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो प्रतिशत निकालने के लिए ना, की संख्या इंटू क्या है 100, तो प्रतिशत निकल जाएगा लिंगानुपात के संदर्भ, सॉरी प्रतिशत नहीं निकालना है, लिंगानुपात निकालना है ना। तो 1000 यहाँ होगा, प्रति 1000 हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये सूत्र को याद रखना। अब ऐसे ही हम लोग लिंगानुपात देश का भी निकाल सकते हैं, राज्य का भी निकाल सकते हैं, जिला का भी निकाल सकते हैं, और किसी क्षेत्र विशेष जिसकी भी बात की जाए, पार्टिकल आपके कस्बों का, शहरों का, सबका निकल सकता है इसी फार्मूले के आधार पर। तो क्लियर यहाँ तक। 1000 पुरुषों में महिलाओं की स्थिति क्या है, इसको हम लोग लिंगानुपात के संदर्भ में देखते हैं। अब याद रखिएगा शिशु लिंगानुपात आपको मिलेगा आगे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हम लोग चर्चा करते चलेंगे। अब यहाँ याद रखना है शिशु लिंगानुपात। तो याद होगा मैंने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में आप लोगों को आयु सीमा के बारे में जानकारी दिया था कि युवा किसे माना जाता है। तो उस युवा संदर्भ में बालक किसे माना जाता है, युवा किसे माना जाता है, हर जगह अलग अलग है। ऐसे ही शिशु लिंगानुपात की जब चाइल्ड सेक्स रेशियो निकालते हैं, तो याद रखिएगा हम उस टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे जहां पर 0 से 6 वर्ष है ना, वर्ष की आयु समूह, आयु समूह, ठीक। पहले याद रखना 0 से 8 वर्ष की आयु समूह में
प्रति क्या रखना है, प्रति 1000, क्योंकि हमको लिंगानुपात निकालना है तो 1000 जनसंख्या के अनुपात में हम लोग लेते हैं। अब बालकों की तुलना में वही चीजें रहेंगी, बालकों की तुलना में क्या है, जो उसी आयु वर्ग अर्थात 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, आपको बालिकाओं की संख्या का जो अनुपात होगा, संख्या का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा आपको, शिशु लिंग अनुपात। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ फॉर्मूले के तहत देखें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो सी ऐसा हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कहने का अर्थ यह होगा कि बालिकाओं, फीमेल आयु वर्ग के बच्चे, तो 0 से 6 वर्ष याद रखना है ना, बटे आपको क्या करना है, बालकों की संख्या अर्थात मेल आयु वर्ग के बच्चे, 0 से 6 वर्ष कर लेना, इंटू आपको क्या कर देना है 1000। तो आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है, शिशु लिंगानुपात निकालने के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 0 से 6 वर्ष आयु सीमा मानी जाती है। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, सपोर्ट मैसेज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, और इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी 2 और है, उसके बाद हम लोग इस क्लास को आरंभ करेंगे, क्योंकि ये सब नहीं हम अगर बताते ना तो क्या होता है कि बाद में आप लोगों को मिलता तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए 2 सीरीज में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये अच्छे से करना है। उसके बाद याद रखिएगा, दशकीय वृद्धि आपसे प्रश्न पूछेगा, दशकीय वृद्धि पूछता है ना, दशकीय वृद्धि, तो याद रखिएगा दशकीय वृद्धि जब भी पूछेगा तो यह 10 वर्षों का आंकड़ा मांगता है। तो 10 वर्षों के मध्य क्या करेगा, अब मध्य जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2011 का निकाल रहे हैं तो 2011 से 2001 लेंगे तो 10 वर्ष हो जाएगा, इसके बीच का अंतर क्या होगा, 10 वर्ष होगा। तो 10 वर्ष आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 10 वर्ष के मध्य जनसंख्या, मध्य क्या करना है, नेक्स्ट याद रखना है जनसंख्या में हुई, क्या हुई, प्रतिशत वृद्धि, जनसंख्या में हुई क्या है, याद रखना, जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि कहते हैं। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ इसे हम लोग ज्ञान रखेंगे, याद रखिएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सूत्र हम इसकी बात करें तो दशकीय वृद्धि दर की बात करें, सूत्र इसका क्या होगा जिससे हम निकाल सकते हैं, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बटे क्या होगा आपको पूर्ण जनसंख्या, जो पूर्व जनसंख्या जो होगा, पूर्व आपको जनसंख्या होगा इंटू प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें यहाँ पर समझने के लिए, तो मान लीजिए वर्तमान जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या 500 है, ठीक है, पहली की जनसंख्या कितना था आपको 400 है ना, बटे हम 400 करेंगे है ना, इंटू पूर्व की जनसंख्या आपको 400 और यहाँ 100 कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कितना कट के आएगा, 100 इंटू 100 बटे 400 है ना, तो कितना 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा आपका, तो कितना 25 चौके 100, तो 25% की अगर वृद्धि हो दशकीय वृद्धि, ऐसे आप निकाल सकते हैं, है ना, निकालते हैं ना, 25 चौके 100 हो गया आपको, देखिए ऐसे ही आपको सूत्र निकालना है। तो 11 में देखिए जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या 2011 की बात करेंगे, यहाँ पर पूर्व की जनसंख्या 2001 की बात करेंगे। अब मान लीजिए अगला जो जनसंख्या होगा, मान लीजिए 23 चल रहा है, 24 में हो सके हो जाए, तो हम उसमें क्या निकालेंगे, 2024 में क्या जनसंख्या प्राप्त हुई और 2011 में क्या जनसंख्या थी, उसको हम लोग बटे करके निकाल लेंगे, आंकड़े ऐसे ही निकाले जाएंगे
दशकीय वृद्धि के संदर्भ में। क्लियर? कोई डाउट तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, आपको साक्षरता दर याद आएगा। साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर निकालने समझिए सबसे पहले वो साक्षरता जो क्या होता है कि कम से कम वो साक्षर है, किसी कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ सकता है तो उसे हम लोग साक्षर कहेंगे। तो यह कैसे निकलता है इसे याद रखिएगा। 7 वर्ष याद रखिएगा, इसमें इस कैटेगरी 7 वर्ष या उससे अधिक, उससे अधिक है ना। अभी तो 6 वर्ष तक बच्चे ही गिना जाता है, 1 वर्ष जाएगा पढ़ेगा तो 7 वर्ष हो गया। तो 7 वर्ष या 6 वर्ष तक तो जाता है नहीं, इसे गिना नहीं जाता क्योंकि बालक के श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के, उससे अधिक क्या है? आयु वर्ग, यह याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है कि जो कुल जनसंख्या होगा, जो कुल जनसंख्या होगा में साक्षरों का प्रतिशत ज्ञात करता है। साक्षरों का प्रतिशत जनसंख्या साक्षरता दर की जाती है। प्रतिशत जो होगा, जो क्या होगा, को जनसंख्या को क्या कहेगा? जनसंख्या जो शेष आएगी वो कहलाएगी साक्षरता दर। तो याद रखना है साक्षरता दर निकालने के लिए सूत्र है, जैसे हम लोग लिटरेसी रेट हम लोग कहते हैं इसे, एलटी जिसे बोलेंगे, एलटी बराबर क्या होगा? लिटरेसी रेट बराबर, तो याद रखिएगा साक्षरों की कुल संख्या क्या होगी, और जो 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर होगा, जो क्या करेगा, जो किसी भी भाषा को समझ सकता है, उसे लिख सकता है या उसे पढ़ सकता है। 3 कैटेगरी याद रखिएगा। 7 वर्ष से अधिक, ठीक है, 7 वर्ष से अधिक उम्र का या उससे अधिक होगा, जो क्या कर सकता है, जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और क्या कर सकता है, समझ सकता है, तो इसे हम लोग साक्षर बोलेंगे। समझ, एक सेकेंड, समझ सकता है, ये 3 चीजें उसको पता होनी चाहिए तो जाके उसे हम लोग साक्षर कहते हैं। तो साक्षरों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा साक्षरों की संख्या जो भी होगी की संख्या बटे क्या होगा, आपको 7 प्लस आयु वर्ग की जनसंख्या क्या है यह ज्ञात होगा, उनको इंटू हम लोग क्या कर देंगे 100 के संदर्भ में। ठीक ना, ये फार्मूला है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, एक नोट याद रखिएगा। यहाँ पर नोट क्या याद रखना है, जो आपको 6 वर्ष की बात मैंने बोला था ना, नोट ये में याद रखना है 6 वर्ष से कम उम्र के, 7 की बात की जा रही है, 6 वर्ष उम्र के से कम आयु के सभी बच्चों को, चाहे वह स्कूल में जा रहा हो, वे स्कूल जाते हो, ये कुछ लिखना पढ़ना जानते भी हो, सीख गए हो, तो भी वो निरक्षर कहलाएंगे। ठीक ना, वो पढ़ने जानते हो, बच्चों को क्या पढ़ना जान रहे हो, लिखना भी जान रहे हो और समझना भी जान रहे हो, तो क्या करेगा वो, फिर भी क्या होगा, निरक्षर ही कहलाएगा। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, किस सीमा तक, आयु वर्ग की सीमा तक को हम क्या कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। तो इसे हम लोग जानकारी में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे, महान विभाजक रेखा एक आया था, उसे आप लोग को याद रखना है। क्या महान विभाजक रेखा है, तो महान विभाजक याद रखिएगा, महान विभाजक रेखा क्या याद है, यह आपको याद रखना महान विभाजक रेखा के संदर्भ में कि वर्ष 1911-21, वर्ष 1921 के दशक में याद रखिएगा में जनसंख्या, याद रखिएगा कि जो दशकीय वृद्धि हुई थी, दशकीय वृद्धि जो हुई थी
जो दर था वो क्या था, नेगेटिव था, नेगेटिव हो गया था, अर्थात कितना नेगेटिव हुआ था ये भी याद रखना, ये आपको -31 आपको प्रतिशत के आसपास हो गया था। तो इसको हम लोग क्या कहें, इसको हम लोग जब 1921 के पश्चात देश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी, तो इसलिए हम लोग 1921 को क्या कहते हैं, महान इतिहास में, भारतीय इतिहास में 921 की जो जनसंख्या है, वर्ष जो है वो महान विभाजक रेखा माना जाता है, विभाजक रेखा माना जाता है, महान विभाजक रेखा। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बिहार के संदर्भ में बात करेंगे। आज हम लोग 2 क्लास में से हम लोग कवर करेंगे। आज उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कवर किए होंगे। पहले देखिए, सबसे पहले याद रखना है बिहार जनसंख्या के बारे में, तो क्या याद रखना है कि सबसे पहले इसकी जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या कितना है। देखिए, मैं उन सभी पॉइंट को कवर कर दूंगा जहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। कुल जनसंख्या याद रखिएगा, आपको 10, 40 ऐसे ही याद कर सकते हैं आप लोग अपने अपने तरीके से, 40, 99, 452, तो आपको इतनी जनसंख्या है। तो आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। ऐसे भी आप लोग इसे कवर कर सकते हैं, या 10, 40, 99, 459 अपने अपने तरीके से याद करिएगा, पर 2-2 अंक में याद करिए तो याद हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 करोड़ 40 लाख, आपको 40 लाख जनसंख्या है। इसमें पुरुष जो है, पुरुष का जो कुल जनसंख्या, पुरुषों का हिस्सा कितना है, पुरुषों का हिस्सा कितना है, प्रतिशत कितना है वो, तो याद रखिएगा 52.14%। अब महिला याद रखिएगा, महिला का प्रतिशत याद रखिए कितना है, तो कुल जनसंख्या महिला कितनी प्रतिशत है, 47.14%। ये दो कम से कम याद रखना। महिला की जनसंख्या क्या है, पुरुषों की जनसंख्या क्या है, उतना नहीं आता एग्जाम में, पर ये जरूर दोनों आ सकता है, तो इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग ध्यान रखिएगा, अब एक चीज और इसी के साथ जनसंख्या में बात की जाएगी, तो यह पूछ सकता है ग्रामीणों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में कितना है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ग्रामीण जो जनसंख्या है, जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, याद रखना ये है आपको 80.7% बिहार में है ना, जो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यह 2011 के आंकड़े के आधार पर, अभी हम बजट आर्थिक समीक्षा की बात करें वहां चेंज हो चुका है, पर अभी ग्रामीण की हम बात करेंगे तो 88.7 है। तो शहरी जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 100 में 88 पॉइंट अगर हम घटा देते हैं तो याद रखिए 11.29%। और ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये तीनों से चारों से प्रश्न पूछा जा चुका है। अब याद रखिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कितना जनसंख्या है। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसके संदर्भ में याद रखना है कि अनुसूचित जो अनुसूचित जो जातियां हैं, जातियां, जातियों की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, जनसंख्या सभी प्रतिशत में निकलेगा, तो याद रखिएगा यह आपको 15.72% है। अब हम यह भी बात करें अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित अनुसूचित जन जातियों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो याद रखिएगा यह बिहार में 1.3% है, जिसे हम लोग जाति के बारे में हम लोग एससी बोलते हैं और इनको एसटी कहते हैं, अर्थात शेड्यूल ट्राइब, और ठीक ना। और यह कोई जाति विशेष नहीं है, यह लिस्टेड जातियों की संख्या है। जो शेड्यूल, एक शेड्यूल बना हुआ है उसमें क्या है, शेड्यूल कास्ट क्या है, एक शेड्यूल बना जिसमें जातियां हैं, ठीक ना। जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको हम लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। और शेड्यूल ट्राइब इसे बोलते हैं जो उस शेड्यूल सूची में ट्राइब अर्थात जनजातियां हैं, उन्हें हम लोग शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। तो ये आप समझिएगा, यह विशेष वर्ग उस संदर्भ में जरूरत है, ऐसा नहीं कि आप लोग उल्टा पुल्टा समझ लीजिएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, अब इसमें बिहार में सर्वाधिक
जातियों जो है, जातियों का जो जिला कौन सा, ये याद रखना है। सर्वाधिक कौन है, सर्वाधिक आपको यह याद रखना है। सर्वाधिक जातियों का, अनुसूचित जातियों की संख्या कहाँ है, गया में है। और न्यूनतम कहाँ है, यह याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे 5 सर्वाधिक न्यूनतम सभी जगह बात की जाएगी। तो याद रखिएगा यह आपको किशनगंज है। देखिए कोऑर्डिनेट करके पढ़िएगा ना तो चीजें कवर हो जाएगी। अब इसी तरह हम लोग इसकी बात करें अनुसूचित जनजातियों में, तो सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ किस जिले में है, तो अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जो जनसंख्या होगा कहाँ होगा, कटिहार में। याद रखिएगा। और न्यूनतम कहाँ है, और उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आपका क्वेश्चन कवर हो जाए, ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त करना, ठीक ना। अब सभी का प्रतिशत नहीं याद करना, उतना नहीं पूछा जाता, बस पूछा जाता कहाँ पर है, कम है। अगर आ गया तो उस सब प्रश्नों को छोड़ देना, इसलिए कि उतना किसी के बस की बात भी नहीं है। बहुत से डाटा है, बहुत जगह से प्रश्न उठाया जा सकता है नंबर। ओवरऑल जहाँ से प्रश्न उठ सकता है उन सब चीज़ों की चर्चा करनी है। नेक्स्ट याद रखना है लिंगानुपात। बिहार की हम बात करें, लिंगानुपात बात करें तो याद रखिएगा यह कितना है, 918 है बिहार का, बटे कितना हम लोग मानते हैं 1000 में, है ना। तो 918 लिंगानुपात है। अब कुल देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत भी याद रखना है कितना है, तो वो आपको था 8.60%। क्या है यह, भारत की तुलना में, भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या, इसे याद रखना है, ठीक है। अब याद रखिएगा जनसंख्या के दृष्टि से बिहार कितने स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत, बिहार का स्थान भारत में कितना है, तो यह तीसरा है, थर्ड है, यह याद रखिएगा। अब हम जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन है बिहार का, तो यह याद रखना है। दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक बड़ा जिला, तो बड़ा जिला कौन सा है, पटना। आपको जनसंख्या के बात हो रही है यहाँ, क्षेत्रफल के तो चला जाएगा आपको दूसरा जिला, इसे याद रखना है। तो हम लोग वेस्ट ईस्ट वेस्ट सभी जानते हैं, गया भी जानते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफलों के अंदर में आता है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, ये भी याद रखना है। तो यह आपको जनसंख्या से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, जमुई क्षेत्र में पड़ता है ना, शेखपुरा है, याद रखिए। हाल ही में इसका आपको वेब सीरीज भी आया था इस पर रिलेटेड। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले भी याद रखना है, जिला वाला 5 जिला, तो पटना याद रखना है, पूर्वी चंपारण याद रखना है, पूर्वी चंपारण। तो आप लोग बताइएगा अभी कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन पूर्वी चंपारण में हुआ था या पश्चिमी चंपारण में हुआ था। अब पूर्वी चंपारण के बाद याद रखना मुजफ्फरपुर, है ना। आपको क्या है दूसरा याद रखना, एक मधुबनी भी याद कर लीजिए, जब मुजफ्फरपुर तक पहुंच ही गए हैं तो मधुबनी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है शेखपुरा, आपको हो गया। शिवहर न्यूनतम आपको है, शिवहर याद रखना है। अरवल याद रखना है, और नेक्स्ट याद रखना है लखीसराय, लखीसराय। और मैंने पहले ही मैप आप लोगों को कवर किया, तो उम्मीद करता हूँ इस जिला कहाँ है, लोकेशन याद रखिएगा। हालांकि मैं लास्ट में बाय लोकेशन आपको चीज़ों को कवर कर दूंगा। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे इससे आगे देखिएगा। इतना ही आज रहने देते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। अगले क्लास में बिहार जनगणना सभी चीज़ों को कवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग जल्द मिलते हैं। तो धन्यवाद। तब तक वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को जरूर रिव्यू दीजिए, साथ में किस रूप से और भी सुधार करने की जरूरत है सजेशन दे सकते हैं, और जो भी चीज़ें कराई जा रही है उसका